अब की बार यू टर्न वाली सरकार। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जितने फैसले दिए नहीं हैं उससे ज्यादा तो वापस ले लिए हैं। भाजपा के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो ताकत ही यही थी कि वो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं, झुकते नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर अचानक से मिजाज में ये बदलाव क्यों? ऐसे प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म में इतने हिचक क्यों रहे हैं, झिझक क्यों रहे हैं? कुछ तो गणित है जिसका हिसाब फिट नहीं बैठ रहा है। सोशल मीडिया पर पहरेदारी के लिए अच्छा खासा विधेयक लाए, वापस लेना पड़ गया। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक वापस लेना पड़ गया। इतना ही नहीं, यूपीएससी में लेटरल एंट्री का फैसला भी वापस लेना पड़ गया। कौन है जो मोदी सरकार 3.0 में रोड़े लगा रहा है? कौन है जो मोदी को मजबूर कर रहा है? कथित मजबूत सरकार की इस मजबूरी का क्या है कारण? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। नई सरकार में एक के बाद एक फैसले वापस लिए जा रहे हैं। गोदी मीडिया कह रहा है कि ये पहली बार थोड़ी ना है जब मोदी जी ने पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए फैसला वापस लिया है, यानी जनता की भावनाओं को देखते हुए। किसान कानून भी तो वापस ले लिया था। ये लोग खुद ही किसान आंदोलन की कवरेज करके खुद ही लगता है कि भूल गए हैं। 1 साल से ज्यादा समय तक किसान सड़कों पर बैठे रहे। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थू-थू होने लगी थी, तब जाकर के सरकार की नींद खुली थी और ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए किसान विरोधी कानून वापस हो गया था। इस वक्त के फैसले वापसी के सिलसिले की तुलना किसान कानून की वापसी से करना बेवकूफी भरा है। सरकार अब प्रदर्शन का इंतजार नहीं कर रही है। इससे पहले कि मामला बिगड़े, हाथ पीछे खींच ले रही है। सबसे पहले जिस फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा हुई उसकी बात कर लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024। इस बिल से सरकार की देश में मुश्किल से बची थोड़ी बहुत पत्रकारिता को भी खत्म करने की मंशा खुल करके दुनिया के सामने आ गई। पत्रकारों ने, असल वाले पत्रकारों ने इसका खूब विरोध किया, जमकर किया। विपक्ष भी इस मामले पर पत्रकारों के साथ खड़ा था। विपक्ष भी सरकार पर जम करके सवालों की बरसात कर रहा था। सरकार ने फेक न्यूज को रोकने का बहाना दिया। सरकार का यह कहना था कि केंद्र सरकार इस बिल से पब्लिश होने वाले कंटेंट को रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर और सेंसर करना चाहती है। सभी ब्रॉडकास्टर्स को एक ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रखना चाहती है। इससे होगा ये कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग वर्किंग को स्ट्रीमलाइन करेगी। सरकार का कहना है कि नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल के लागू हो जाने के बाद किसी भी ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, फेक न्यूज और अफवाहों के लिए प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जा सकेगा। 2024 के मसौदे में डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर या पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट नाम की एक नई कैटेगरी बनाई गई। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो सिस्टमेटिक बिजनेस, व्यावसायिक एक्टिविटी के तौर पर ऑनलाइन पेपर, न्यूज पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया पर न्यूज और करंट अफेयर प्रोग्राम प्रसारित करता है, वो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर है। ड्राफ्ट में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को उनके यूजर बेस के आधार पर डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स में दर्शाया जा रहा था। इसका नतीजा ये होता कि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को अपने कंटेंट के लिए सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विधेयक में डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर की परिभाषा में इंडिविजुअल क्रिएटर्स को खास तौर से शामिल किया गया है। सरकार ने नए नियमों में उन सभी क्रिएटर्स को शामिल कर लिया जो भारत में कंटेंट बनाते हैं, भले ही वो विदेशी नागरिक क्यों ना हो। इतना ही नहीं, अगर किसी क्रिएटर को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर माना गया तो अपने काम के बारे में उसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचना देनी होगी। उसे अपने खर्चे पर एक या एक से ज्यादा कंटेंट मूल्यांकन समितियां भी बनानी होंगी। ऐसा ना करने पर उन पर पहले उल्लंघन में 50 लाख रुपए और अगले 3 वर्षों में लगातार उल्लंघन के लिए 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता था। जैसे किसानों के लिए कानून बनाते वक्त किसानों से बात नहीं की गई थी, कुछ वैसा ही यहाँ भी हुआ। 90 से ज्यादा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डीजी पब न्यूज इंडिया फाउंडेशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनिंदा साझेदारों के साथ बंद कमरे में इस पर चर्चा की। डिजिटल मीडिया संगठनों और सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के साथ इसके बारे में चर्चा नहीं की।
ड्राफ्ट कॉपी पाने के लिए मंत्रालय को लेटर भी लिखा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर के सरकार देश में डिजिटल सेंसरशिप या फिर कहें कि डिक्टेटरशिप लगाना चाहती थी। विरोध के बाद उन्हें यह विधेयक 12 अगस्त को वापस लेना पड़ गया। अब बात करेंगे उस विधेयक की जो कि ऐतिहासिक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 सालों में पहली बार कोई विधेयक सदन में अटक गया, पारित ही नहीं हो पाया। मैं बात कर रही हूं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की। विधेयक सदन में पेश होने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहा था। देश भर के मुस्लिम संगठन और नेता इसका विरोध कर रहे थे। सरकार का कहना है कि हम वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कानून ला रहे हैं, मगर साफ साफ नजर आ रहा है कि इस विधेयक से वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती की जाएगी। इतना ही नहीं, चिंता यह भी जताई गई कि इस विधेयक के नाम पर वक्फ बोर्ड से उसकी जमीनें भी छीन ली जाएंगी। अखिलेश यादव ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके कहा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन का विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि यह फैसला वक्फ संपत्तियों के खिलाफ है। अगर संशोधन किया गया तो प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और अगर वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा तो बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। सरकार ने इस विधेयक को राज्यसभा से वापस लेकर के इसे जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया। जेपीसी में सत्ताधारी के साथ साथ विपक्षी दलों के सांसदों को भी शामिल किया जाता है। पत्रकारों और मुसलमानों पर हमले वाले फैसलों के बाद सरकार ने फैसला लिया आरक्षण पर हमला करने वाला। सरकार ने फैसला लिया यूपीएससी में लैटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती का। विपक्ष और सड़कों पर विरोध के कारण सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेटरल एंट्री के विरोध में विपक्षी दलों ने कहा क्योंकि इन नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये योजना सामाजिक न्याय के खिलाफ है और वंचित वर्गों को दरकिनार कर पिछले दरवाजे से भर्तियां करने की साजिश है। इस मसले पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है और संविधान को नष्ट करने और बहुजनों से आरक्षण छीनने का प्रयास है। विरोध केवल विपक्ष करता तो भी ठीक था, खुद अपनी ही सरकार में शामिल पार्टियां और नेता भी इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए। केंद्र सरकार की परेशानी तब और बढ़ी जब चिराग पासवान ने भी कह दिया कि वो लेटरल एंट्री योजना को पूरी तरह से गलत मानते हैं और ऐसी नियुक्तियों के पक्ष में नहीं हैं। चौतरफा विरोध देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद यूपीएससी से सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया। कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिख करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सेवा में आरक्षण के हिमायती हैं। हमारी सरकार सोशल जस्टिस को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वैकेंसी का रिव्यू करके रद्द कर दिया जाए, जिसे 17 अगस्त को यूपीएससी की ओर से जारी किया गया था। अरे भाई, जब आप आरक्षण के इतने हिमायती हैं तो ये फैसला लिया ही क्यों था? अब सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर सरकार को बार बार अपने ही फैसलों पर बैकफुट पर क्यों जाना पड़ रहा है? मजबूत मोदी मजबूर कैसे हो गए? बीबीसी से बात करते हुए प्रोफेसर अपूर्वानंद इस बात का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हालिया घटनाओं से ये साफ हो गया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार संसद को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रही थी, वो करना अब मुमकिन नहीं है। प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं कि ये भी सच है कि सरकार के जो सहयोगी हैं, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर के अपनी मजबूरियां हैं, जिन्हें वो सरकार का हिस्सा रहते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष भी काफी मजबूत हुआ है। देखिए, देश के राजनीतिक हालात अब 2014 और 19 वाले नहीं हैं, जहां पे विपक्ष की आवाज को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। तब की मोदी सरकार अब एनडीए सरकार है, जहां गठबंधन के लिए बहुतों को मनाना पड़ा था, अब फैसलों के लिए भी सबको मनाना पड़ रहा है। दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि संविधान और सामाजिक न्याय अब देश के मुख्य मुद्दे बन चुके हैं, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो या फिर सामाजिक। इन मुद्दों को नजरअंदाज करना भाजपा को चुनावों में काफी महंगा पड़ा था और मोदी एक बार फिर से वो गलती नहीं करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार बार बार अपने फैसले वापस क्यों ले रही है? और इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।